नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अर्थात प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित दोस्तों, मगध साम्राज्य से संबंधित ये हमारी 7वीं वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं कि मगध साम्राज्य पर, आप जानते हो 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे पहला जो महाजनपद था उसका नाम था मगध। इससे पिछली वीडियो जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं उस वीडियो को, जहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से आपको वो वीडियो नजर आएगी, इससे पिछली वीडियो। अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मगध जो साम्राज्य है ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। और मगध में दोस्तों सबसे पहले जो वंश यहां पर आता है उस वंश का नाम है हर्यक वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना पूछी जाती है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे बिंबिसार ने। किसने करी थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार पहला वो शासक था जिसने मगध पर शासन किया। और दोस्तों याद रखेंगे कि पूरा ये जो हर्यक वंश है वो कब से कब तक चला, तो आप कहेंगे ये आपका चलता है हर्यक वंश टोटल 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। 544 बीसी से 412 बीसी तक हर्यक वंश, यहां पर जो इसके राजा जो है वो राज करते हैं। तो सबसे पहले राजा कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में बात करें तो याद रखना है बिंबिसार ने 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक, बीसी का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले पूरे 52 साल तक राज किसने किया? आपका जवाब रहेगा प्यारे साथियों 52 साल तक शासन करने वाला शासक अगर कोई हुआ है इतिहास के अंतर्गत तो वो बिंबिसार हुआ है। अकबर से भी ज्यादा इसने शासन किया है, यह बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो बिंबिसार जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? आप कहेंगे श्रोणिक के नाम से। ये श्रोणिक नाम आखिर इसका था, ये कहां से पता चलता है? तो आप याद रखेंगे जैनिज्म अर्थात जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है श्रोणिक नाम। ये श्रोणिक नाम किसका था? मगध के पहले संस्थापक अर्थात हर्यक वंश के पहले संस्थापक, जिसका नाम क्या हुआ करता था? बिंबिसार। उसी को ही जैनिज्म में या फिर जैन धर्म में कहा गया है, क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। जबकि मत्स्य पुराण या फिर यूं कह लीजिए मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग इसी को कहा गया है क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में आएगी। और दोस्तों अगर आपको अभी यह बात समझ में नहीं आ रही है तो आप यकीन मान के चले, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए। 5 मिनट के पश्चात आपको जो कहानी मैं यहां से बताने वाला हूं उसे सुनकर के इतिहास के प्रति जो आपका एक अलग रवैया था, अलग जो नजरिया था, वो चेंज हो जाएगा और आप एक इंटरेस्ट इसमें जो है वो क्रिएट कर पाओगे, अर्थात आप इतिहास की तरफ को जा पाओगे, आपको इतिहास पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो प्यारे साथियों आप याद रखेंगे ये जो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, ये बिंबिसार क्या करता है भाई? ये अपने लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक नीति अपनाता है। और उस नीति का नाम क्या रखता है? ये करता है भैया विवाह संबंध बढ़ाता है। विवाह संबंध। विवाह संबंध कैसे? विवाह संबंध ऐसे क्योंकि खुद तो मगध का साम्राज्य, मगध का शासन इसके पास है ही, यानी खुद तो राजा है ही मगध का, लेकिन क्या करेगा? आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पर दूसरे राजा महाराजा हैं उनकी बहनों से या फिर उनकी बेटियों से ये विवाह कर लेता है। और इस प्रकार से ये जानता है कि अगर मैंने फलाने राज्य में विवाह कर लिया तो वो राज्य भी इसके अंडर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप जानते हो, ये जमाई हो जाएगा वहां का। और अगर ये वहां का जमाई यानी वहां का दामाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां के लोग इसके दुश्मन थोड़ी कहलाएंगे, वो सभी इसके दोस्त बन जाएंगे। तो उस प्रकार से ये अपने क्षेत्र विस्तार को यानी क्षेत्र को बढ़ाता है, राज्य को बढ़ाता है। लेकिन सबसे पहले ये जीता किसको है? आप याद रखेंगे ये प्यारे साथियों अंग को जीतता है। किसको जीतता है? अंग। अंग मैंने आपको महाजनपदों में बताया था, जो 16 महाजनपद है उनमें सबसे पूर्वी जो राज्य हुआ करता था वो आपका अंग था। और अंग को जीतकर ये अपने बेटे, इसके बेटे का नाम क्या है? अजात शत्रु। अजात शत्रु को ये क्या कर देता है? अजात शत्रु को वहां पर उपराजा बना देता है ताकि वो शासन करना सीख सके। क्योंकि ये चाहता था कि बाद में मेरा बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा बनने से पहले उसको तैयार होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करता है? अजात शत्रु को वहां पर बिठा देता है, अजात शत्रु को वहां का उपराजा बना देता है। अब ये धीरे धीरे करके अपने राज्यों को विस्तार करता है, धीरे धीरे करके राज्यों को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? सबसे पहले ये विवाह करता है किससे?
कोसल नरेश, याद रखेंगे, कोसल एक महाजनपद था, कोसल नरेश। और कोसल नरेश कौन? ये जो काशी के आप जानते हो ना, काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी? वाराणसी। तो काशी के महाराज प्रसन्नजीत कौन थे? प्रसन्नजीत की बहन, जिनका नाम क्या था? महाकोसला। महाकोसला इससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। जब ये महाकोसला से विवाह कर लेता है तो दहेज में इसको क्या मिल जाता है? काशी मिल जाता है। और दहेज में जब काशी मिल जाता है तो इसका राज्य बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, बढ़ ही जाएगा। इसी तरीके से ये चेलना से विवाह करता है। चेलना कौन है? वज्जी के राजा चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री। तो चेटक की पुत्री से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है चेलना से भी, और इस प्रकार से वज्जी भी इसके संपर्क में आ जाता है, वज्जी भी इसके राज्य विस्तार में आ जाता है, यानी राज्य में आ जाता है। इसी प्रकार से फिर ये 6 माह से शादी करता है। ये भद्र प्रदेश, जो कि आपका पंजाब वाला इलाका है आज का, भद्र प्रदेश की राजकुमारी से शादी कर लेता है, जिसका नाम क्या है? क्षेमा। और वहां पर इससे पंजाब जो है वो दहेज मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राज्य है वो बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, इसकी नजर में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य बचता है जिसको ये जीतना चाहता है, और उस राज्य का नाम है अवंती। अवंती राज्य छोटा था, मगध के अपेक्षा अवंती छोटा था, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को बड़ा ही मजबूत बनाया हुआ था। उसके पीछे का कारण था वहां का जो राजा था, राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रद्योत। ये जो चंद्रप्रद्योत है ना, ये अपने राज्य की विस्तार करना नहीं चाहता, लेकिन अपने राज्य को स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो इसलिए ये किसी भी प्रकार से कोई संबंध वगैरह जो है वो नहीं रखना चाहता। किसके साथ में? मगध के साथ में, यानी बिंबिसार के साथ में। लेकिन ऐसे में एक बार कहा जाता है कि चंद्रप्रद्योत जो है ना, चंद्रप्रद्योत को क्या हो गई? एक बीमारी हो गई, पीलिया हो गया इसको, जॉन्डिस जिसको कहा जाता है। तो जब इसको पीलिया हो गया, तो पीलिया होने के पश्चात इसका इलाज जो है वो आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिला। ऐसे में एक मित्र की भांति काम आता है इसके बिंबिसार, और बिंबिसार अपने राजवेद, इसके राजवेद का नाम है जीवक। ये राजवेद किसका है? ये राजवेद है भाई आपका बिंबिसार का। तो बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को भेज देता है इसकी सेवा में। ये जीवक इस चंद्रप्रद्योत का क्या करता है? इलाज करता है, और इलाज करने के पश्चात ये उसको ठीक कर देता है। तो चंद्रप्रद्योत यहां से खुश हो जाता है और अपना मित्र बना लेता है। किसको? बिंबिसार को। यानी कि इस प्रकार से वो राज्य भी इसके सीमा क्षेत्र में आ जाता है, और अवंती पर भी ये क्या कर लेता है? एक प्रकार से राज करने लगता है, क्योंकि वो इसका अच्छा मित्र बन गया था। धीरे धीरे करके ये उस मित्र के साथ भी क्या कर लेता है? अच्छी दोस्ती बना करके उस अवंती को भी अपने राज्य में शामिल कर लेता है। लेकिन ऐसे में प्यारे साथियों, ऐसे में होता यह है कि ये जो बिंबिसार है, इसका एक बेटा था। बेटे का नाम क्या था? आप याद रखेंगे, दर्शक। तो दर्शक को क्या कर देता है? ये उत्तराधिकारी चुन लेता है। जब ये दर्शक को उत्तराधिकारी चुन लेता है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो बेटा था, कौन? अजातशत्रु, वो इस बात को स्वीकार कतई ही नहीं करता, और अजातशत्रु क्या करता है? अपने पिता की हत्या कर देता है। यानी किसकी? बिंबिसार की हत्या कर देता है। कौन? अजातशत्रु। देखो, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया? वहां का राजा बन गया। याद रखेंगे, कभी भी पूछ लिया जाए कि राजधानी क्या थी इसकी, कभी भी पूछ लिया जाए मगध की राजधानी, तो मैंने आपको बताया था राजगृह। इसी का नाम दूसरा क्या था? गिरिब्रज के नाम से भी इसको जाना जाता था। प्यारे साथियों, इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते भी हो। और मैंने कहा कि अपने बड़े बेटे दर्शक को क्या करता है? ये उत्तराधिकारी चुनता है, लेकिन अजातशत्रु दर्शक की बिंबिसार की हत्या करके स्वयं वहां का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। इस प्रकार से अजातशत्रु को कहा गया है पितृहंता। पितृहंता का अर्थ होता है पितृ की हत्या करने वाला। और इस प्रकार से गद्दी पर कौन बैठता है? अजातशत्रु बैठता है भाई, अजातशत्रु। अब प्यारे साथियों, हम अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे। अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु ये जो है वो 492 से लेकर के 460 BC तक राज करता है। 492 से लेकर के 460, लगभग 32 साल का इसका शासन है। और प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को कुणिक, अर्थात पितृ की हत्या करने वाला, कुणिक नाम से जाना जाता है। इसकी माता का नाम कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे, महाकोसला। माता का नाम क्या है? महाकोसला। ऐसा कहा जाता है कि शुरू में ये जो बिंबिसार था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी वाइफ, इसकी वाइफ थी चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को अपना लिया।
अब जैन धर्म अगर पिताजी ने अपना लिया है तो आगे परिवार में वही धर्म चलेगा, अर्थात बेटे के पास। यानी स्टार्टिंग में अजातशत्रु के पास कौन सा धर्म है? अब ये याद रखेंगे आप लोग, जैन धर्म का ये भी अनुयायी है, यानी ये भी जैन धर्म को ही मानता है। अब प्यारे साथियों, माता का नाम मैंने बताया महाकोसला। इसी के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि किसके समय पर पहली बौद्ध संगति हुई थी? भाई इतिहास में आपने सुना होगा, जैनिज्म में जैनों के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और साथ साथ आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध, दोनों की जो मृत्यु हुई है वो इसी के कार्यकाल में हुई है, इसी के समय पर हुई है। पेपर में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि उस शासक का नाम बताइए, उस राजा का नाम बताइए जिसके समय पर गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों की मृत्यु हुई थी। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का क्या जवाब रहेगा? आप कहेंगे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु वो व्यक्ति था जिसके समय पर गौतम बुद्ध भी और महावीर जैन दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे साथियों, आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, इस प्रकार से जो पहली बौद्ध संगति होती है गौतम बुद्ध के मरने के पश्चात, यानी उनकी मृत्यु के पश्चात, 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के कार्यकाल में ही हुई थी। और कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, और महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यह बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से आप लोग याद रख सकते हैं। एक बात और याद रखनी है, राजगृह में 4 दीवारी का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? यानी जो इसकी राजधानी थी उसे चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किसने करवा दी थी? तो आप याद रखेंगे ये कौन था? आप कहेंगे अजातशत्रु। देखो, अब हुआ ऐसा कि आप जानते हो कि ये जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार के साले का नाम क्या है? आप जानते हो, प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या था? महाकोसला। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब महाकोसला का जो बेटा था उसका नाम क्या है? अजातशत्रु। यानी कुल मिलाकर के प्रसेनजीत जो है वो मामा हुआ किसका? अजातशत्रु का। अब ये क्या करता है, क्योंकि ये अजातशत्रु अपने पिता अर्थात बिंबिसार की हत्या कर देता है, इसलिए प्रसेनजीत जो है ना, जिसने कि काशी दहेज के रूप में किसको दिया था? बिंबिसार को दिया था, वो वापस ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि ये कहता है कि वो तो मैंने तुम्हारे पिताजी को दिया था, वो मेरे साले थे, सगे संबंधी थे, उनके साथ मेरे रिश्ते थे, तुमने तो उनकी हत्या कर दी, तो तुम्हें मैं वो राज्य नहीं दे सकता, यानी काशी नहीं दे सकता। तो ऐसे में घमासान युद्ध होता है किसके बीच में? प्रसेनजीत के बीच में और अजातशत्रु के बीच में। और ऐसे में अजातशत्रु हत्या कर देता है किसकी? प्रसेनजीत की, यानी प्रसेनजीत को मार देता है। और उसकी बेटी, प्रसेनजीत की बेटी का नाम है वाजिरा। क्या नाम है? वाजिरा। याद है? वाजिरा आप याद रखेंगे, मामा की बेटी से शादी कर लेता है। कौन? मामा की, अपने सगे मामा की बेटी से शादी कर लेता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या भी कौन करता है? उसका ही पुत्र। कहते हैं ना, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो बात यहां पर बिल्कुल सत्य साबित हुई। उदाइन जो कि बेटा था किसका? अजातशत्रु का, और वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी, ठीक उसी प्रकार से। तो प्यारे साथियों, अब यहां पर उदाइन जो है, उदाइन ये अपना शासनकाल लेकर के आता है, यानी कि अब शासनकाल चलेगा किसका? उदाइन का। उदाइन जो है ना, उदाइन 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक लगभग 16 साल के आसपास शासन करता है। कई बुकों में ये 440 बीसी भी लिखा हुआ है, यानी 20 वर्षों के आसपास का इसका शासनकाल रहा है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है। इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना भाई, वो ये बनता है कि आखिर ये जो उदाइन है ना, उदाइन का नाम आपको क्यों याद रखना है? उदाइन का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि उदाइन ने पाटलिपुत्र, आप जानते हो ना पाटलिपुत्र की क्या करी थी? पाटलिपुत्र नगर बसाया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। पाटलिपुत्र वही पाटलिपुत्र है जो आज बिहार की राजधानी है, अर्थात पटना। और पटना को इसने कहां बसाया था? आप याद रखेंगे, 3 नदियों से घिरा हुआ है पटना। कौन कौन सी? गंगा, गंडक और सोन नदी। इन तीनों नदियों से घिरा हुआ, इन तीनों नदियों के बीच में है आपका पटना, और वहां पर उसको किसने बसाया था? आप कहेंगे उदाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजधानी इसने राजगृह या फिर गिरिब्रज से स्थापित कर ली थी आपकी, कहां पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बसाया था इसने। आप याद रखेंगे, इसी को, पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। कुसुमपुरा आप अच्छी तरह याद रखेंगे। इसके बाद ना भाई, उदाइन के बाद के जो राजा हुए, वो 3 राजा हुए हैं। वो 3 राजा कौन कौन है? बहुत ज्यादा अहम नहीं है, पेपर में पूछा जाता है, याद रखेंगे। अनिरुद्ध, उसके बाद बना मुंडक, और मुंडक के बाद बनता है नागदशक।
और ये जो नागदशक है ना, ये आखिरी शासक है किसका? हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन है? नागदशक। नागदशक का एक प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग। और ये शिशुनाग क्या कर देता है? छुरा घोंप देता है पेट में, किसके? नागदशक के। और नागदशक को मार करके स्वयं अपने ही नाम से वहां पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर लेता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो वहां दोस्तों आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से शिशुनाग वंश की स्थापना होती है या फिर नाग वंश की स्थापना होती है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी भी जिन्होंने नहीं किया है ना भूले, करके जाएं। धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।